नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं दुबे सर आज आप लोग के लिए एक बहुत स्पेशल क्लासेस है प्रोवाइड करने जा रहा हूं। प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित एक टॉपिक है महाजनपद। मैंने इसके पहले कई क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दिया और एंशिएंट हिस्ट्री का मेरा 10th लेक्चर हो गया। और जो भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड किया उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाते जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी को रिजल्ट देना है 11th एंड 13th जेपीएससी में, तो क्लासेस के साथ आप एमसीक्यू जरूर इन्वॉल्व होइएगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन एराइज होता है और आप सभी यदि आप इस टॉपिक को कंप्लीट किए हो तो कितने क्वेश्चन राइट आंसर आप प्रोवाइड कर पा रहे हो। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं महाजनपद। महाजनपद से संबंधित टॉपिक हम लोग है देखेंगे। ये महाजनपद है क्या, महाजनपद में किन किन राजाओं की चर्चा है, टोटल कितने महाजनपद होते हैं, महाजनपद का निर्माण होने का कारण क्या है और क्यों महाजनपद के समय युद्ध की प्रवृत्ति जो होता है वो परिवर्तन कर गया, यानी भूमि विस्तार होना प्रारंभ हो गया। हम सब इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। और महाजनपद है एक तरह से कहा जा सके मगध साम्राज्य का उदय, यानी मगध साम्राज्य का उदय है, ये महाजनपद भी छिपा हुआ है। तो आज का सेशन हम सभी स्टार्ट करते हैं। जैसे देख रहे होंगे, प्राचीन भारत के इतिहास, महाजनपद का उदय, ये आसान भाषाओं में इसको समझेंगे और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये बता दूं कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ। जैसे भारत के महाजनपद टोटल 16 महाजनपद है। इसमें से आप स्टडी करते हो तो देखिएगा ये महाजनपद का हम लोग है मैपिंग देख रहे हैं। तो अधिकतर मैपिंग देखिएगा किसी न किसी नदी के किनारे, यानी मेन सोर्सेज होता है गंगा और यमुना की जो सहायक नदियां होता है उसके किनारे ये महाजनपद सिमट कर है। महाजनपद ये वर्ड आया कैसे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए महाजनपद, आप इसको ध्यान रखना है, ये जो टर्म है ना, ये टर्म लिया गया आपका है कहां से, तो ये सबसे पहला हम लोगों ने एक पढ़ा था वैदिक पीरियड में। मैंने आपको बताया था वैदिक काल में ओके कि किसी भी हमारा सोर्सेस का राजनीतिक की सबसे छोटी इकाई होते हैं वो कुल होता है, और कुल का मतलब होता है फैमिली। ये फैमिली होता है और ये कुल से क्या बनेगा, ग्राम बनेगा। ग्राम यानी जिसको हम लोग कहते हैं विलेज, ये विलेज हो गया। और विलेज से ही यानी ग्राम से आपको बनेगा विश्व बना, और विश्व से बन गया जन बन गया, और जन से बन गया महाजनपद बन गया। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे लोगों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे इसका टर्म भी चेंज होते जा रहा है। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं, ये जो कुल होता है ना, इसके हेड को हम लोग कहते हैं कुल्लभ कहते हैं। इसके हेड को कुल्लभ कहा गया। ग्राम के हेड को ग्रामणी कहा गया। ओके, अब यहां हो गया विश्व के हेड को विश्वपति कहा गया, और जन के आपका हेड को जनपति कहा गया। ध्यान रखिएगा। और महाजनपद यानी अब होता है कि जब जन की यानी अब लोगों की संख्या अत्यधिक वृद्धि होते चला गया, एरिया फैलते चला गया, तो जन इसमें टर्म कन्वर्ट हो गया। देखिएगा जनपद एक पोस्ट हो गया और महा ऐड हो गया। तो इसके हेड को हम लोग कहेंगे राजा या राजन के तौर पर हम सभी देखते हैं। ये ध्यान रखना आप सभी को। अब ये जो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो परिवर्तन होता है ना, लगभग मानकर चलिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका है नाम परिवर्तन होता है। ओके, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पास भारत में इस टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि भारत का अचानक है सांस्कृतिक राजनीतिक परिवर्तन होने का कारण क्या था, क्योंकि लौह का उत्पादन होना प्रारंभ हो गया था। और लोहे के उत्पादन से, ध्यान रखिएगा, लोहे के उत्पादन से अब आपका है युद्ध की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। युद्ध की प्रवृत्ति ये बढ़ते चली गई।
और यहां से आपका रहेगा कृषि का विस्तार हुआ, और युद्ध का कारण होता है साम्राज्य का विस्तार करना। युद्ध का कारण में साम्राज्य का विस्तार करना हो गया। ओके, और कृषि कार्य, तो कृषि कार्य के लिए जंगलों की सफाई होना प्रारंभ हो गया। जंगलों की सफाई होना प्रारंभ हो गया, जंगलों की कटाई होना, जंगलों को काट करके कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया गया। और धीरे धीरे जब ये एरिया बढ़ा तो अब होता है कि मान लीजिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दूसरे राज्यों के साथ हमको व्यापार करना होगा। तो अभी तक यहां जनपद तक आप लोगों ने देखा होगा, एक टर्म मैंने आपको बताया था, वस्तु विनिमय प्रणाली, यहां पर हम लोग ने चर्चा किया था। वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया, क्लियर, यानी बार्टर सिस्टम, इसको इंग्लिश में हम सभी कहते हैं बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये बार्टर सिस्टम हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया। इसका मतलब क्या है, यानी वस्तु को एक्सचेंज करके, ध्यान के, वस्तु को एक्सचेंज करके अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करना हो गया। लेकिन जब छोटे एरिया में ये फैला हुआ था और धीरे धीरे महाजनपद में ये लगभग पूरे उत्तर भारत में पूरी तरह से फैल चुका था, वेस्ट भारत में, पश्चिमी भारत में भी फैल चुका है। अब होता है कि कैसे अपनी व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिक्के का प्रयोग करना। ये सिक्के का प्रयोग करना हो गया। अब सिक्के का प्रयोग करना हो जाएगा तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, भारत में तो कोई अभी तक सिक्के का प्रचलन में नहीं आया था, तो पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पंचमार्क, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कौन सा सिक्का हो जाएगा, पंचमार्क, ये आपका हो गया पंचमार्क सिक्के का प्रयोग किया गया है, या इसी को आहत सिक्का कहा गया है। आहत सिक्का कहा गया, यानी भारत का पहला हमारा है जो सिक्का कहा गया उसे पंचमार्क या आहत सिक्का के नाम से हम सभी जानते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा, जिस समय महाजनपद बना, महा का मतलब होता है बड़ा, जन का मतलब होता है लोग, यानी जनसंख्या अत्यधिक हमारा बढ़ते चली गई तो एरिया का भी विस्तार बढ़ते चला गया। जब एरिया का विस्तार हो गया तो भारतवर्ष में सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया, एक नए भारत का उदय हो गया। तो पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी महाजनपद के टाइम पीरियड में ही सिक्के का प्रचलन में आया था, और पहला सिक्का हो गया पंचमार्क और आहत सिक्का हो गया। इस प्रकार आप सभी ने जाना कि महाजनपद के समय राजनीतिक परिवर्तन होने का कारण क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि महाजनपद के समय कौन कौन से राज थे और महाजनपद की जानकारी किससे प्रारंभ होती है, यानी इसकी ऐतिहासिक सोर्सेस क्या क्या है। जैसे बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म की पुस्तक हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, ये सभी जो पुस्तक होगा ना, इसमें महाजनपद का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखते हैं जैसे महाजनपद, देखिएगा ये जो टर्म आया, तो मैंने कहा महाजनपद प्राचीन भारत के राज्य का प्रशासनिक इकाई है, यानी राज्य का ये प्रशासनिक इकाई को हम सभी क्या कहेंगे, महाजनपद के नाम से जानते हैं। ओके, 6ठी शताब्दी, इसका उदय कब हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जस्ट मैंने बताया आपको है। जनपदों के, यानी जो जनपद है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं जनपदों के गठन का प्रमुख कारण क्या था, कृषि और सैन्य उद्देश्य के लिए लोहे का प्रयोग, यह हो गया। यानी महाजनपद में सबसे अधिक है कृषि का, और युद्ध का सैन्य प्रयोग भी अत्यधिक होने लगा है, तो इसका कारण क्या है, लोहे का उत्पादन हो गया। अब होता है कि जैसे धीरे धीरे क्या होता है, हर राजाओं के पास सेना बल बढ़ते चला जाएगा, और सेना बल को देने के लिए आपको पेमेंट चाहिए, प्लस भोजन उपलब्ध होना चाहिए। तो कृषि का अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्शन, उत्पादन किया गया ताकि अधिशेष यानी सरप्लस बचा रहे, यानी खाने के बाद भी ये हमारा है, ये खाद्य पदार्थ बचे रहे, जिससे सैनिकों को भी उपलब्ध कराया जाए। इसीलिए अधिशेष उत्पादन होने लगा, किस लिए, सेनाओं को फुलफिल करने के लिए। कहीं की सेनाएं हैं, अब हमारा अभी तक है, जो महाजनपद के पहले राजाओं की अपनी सेना नहीं होती थी, महाजनपद के समय राजाओं की अपनी सेना होना प्रारंभ हो गया, और ये क्षेत्रीय युद्ध में भाग लेते थे। तो सेनाओं का ख्याल रखने के लिए यहां पर कृषि का उत्पादन में वृद्धि होना प्रारंभ हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
महाजनपद। महाजनपद की चर्चा किन किन पुस्तकों से मिलता है? जैसे उस समय की दो धार्मिक थे, एक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म की पुस्तक हो गया, ध्यान रखिएगा, एक अंगुत्तर निकाय। ये देख रहे हो ना, अंगुत्तर निकाय हो गया, जो 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में सभी में महाजनपद का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म की यदि क्वेश्चन आएगा, बौद्ध धर्म की किस पुस्तक से महाजनपद की चर्चा मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म की पुस्तक में आपका हो जाएगा भगवती सूत्र। 2 पुस्तकों में टोटल, अब यहां पर देखना है, टोटल आपका महाजनपद की संख्या कितनी है? 16 है। लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटी मिलाया गया है, तो लगभग आपका है समानता 8 महाजनपद में मिलता है। ये समानता है 8 महाजनपद में मिलेगा। ओके, यहां पर आप सभी को देखना है। अब जैसे 8 महाजनपद में से ध्यान रखिए, कुछ महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है, तो मालूम क्या चलता है कि 16 जो महाजनपद है, इनमें से 2, एक गणतंत्र भी है, जहां गणतंत्र का मतलब होता है यानी राजाओं का चुनाव लोगों के द्वारा किया गया, उसको गणतंत्रात्मक शासन कहते हैं। और एक यहां पर मिलेगा आपका है राजतंत्र भी मिलेगा, यानी राजाओं के द्वारा जो शासन किया जाता है। ओके, अब इसके अंतर्गत है कौन कौन से हमारे नामों का उल्लेख किया गया है, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, वत्स, ये सभी का यहां पर उल्लेख किया गया, यानी सिमिलरिटी मिलाया गया। तो जैसे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में कौन कौन से महाजनपद को इक्वलिटी यानी नामों का जो उल्लेख किया गया सिमिलर है, तो इनमें से ये नाम आपका आ जाएगा। ओके, इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि कौन कौन से नाम हो गए। यदि कहा जाए कि महाजनपद का शासन प्रक्रिया कैसे थे, तो आपको बोलना है गणतंत्रात्मक और राजतंत्र, ये दोनों था। यहां पर देखिए, वे गणतंत्र या राजतंत्र के रूप में शासित थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का भी उल्लेख किया गया है, यानी उत्तर वैदिक काल यानी प्रारंभ तो वहीं से हुआ था। जैसे हम लोग देखते हैं, सपोज दैट मानकर चलते हैं, देखिए एक टाइम क्रोनोलॉजी की हम बातें करते हैं, कालक्रम की बातें कर रहे हैं, ये कालक्रम हो गया। तो सबसे पहला आपको मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर आपका है 1750 तक हो गया। फिर इसके बाद एक आता है इंडस वैली के बाद वैदिक काल आ गया। वैदिक काल का 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो इसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर है 600 ईस्वी तक। इसको 2 भागों में डिवाइड हम लोग करते हैं। एक जिसे हम लोग कहेंगे यहां पर देखिए ऋग्वैदिक काल हो गया। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम आपका रहेगा, ओके, ये 1500 से लेकर है 1000 ईस्वी तक हो गया, ये ऋग्वैदिक काल। और इसके बाद हम लोग चलते हैं उत्तर वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक काल हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में आपका है 1000 से लेकर है 600 ईसा पूर्व तक, बीसी तक को हम लोग उत्तर वैदिक करते हैं। और 600 ईस्वी के बाद यहां पर एक ध्यान रखना है, यहां पर अब आपका है महाजनपद का उदय होता। महाजनपद, ऐसा नहीं कि महाजनपद में यही नहीं एरिया आगे चलकर महाजनपद बन रहा है। तो इसीलिए जैसे उत्तर वैदिक काल में है कौन कौन से, ध्यान के यहां से क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन से महाजनपद का उल्लेख किया गया है, महाजनपद की चर्चा किया गया, यह भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। यानी कौन से ऐसे महाजनपद है जिसकी चर्चा उत्तर वैदिक काल में हुआ, यह ध्यान रखना है। इस प्रकार आपको स्टडी करना है, बेसिक को समझना है। बेसिक पॉइंट को आप समझ जाओगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में। क्लियर, यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए अंगुत्तर निकाय, मैंने अभी जस्ट आपसे चर्चा किया कि अंगुत्तर जो निकाय है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। और ये कितने प्रकार के राज्य थे? 2 प्रकार के राज्य थे। 2 प्रकार के जो राज्य थे, एक था आपका है मोनार्ची, जिसको राजतंत्र कहा गया। राजतंत्र की हम बातें करते हैं। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है, एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने बताया था। राजा का तंत्र, राजा का सिस्टम, राजतंत्र में सर्वोच्च जो होता था वह राजा होता था। राजा अपने मन से कुछ भी डिसीजन लेने का अधिकार था उसके पास,
गलत हो या सही हो। वर्तमान में जैसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो भारत है, लेकिन वर्तमान में विश्व में अभी की हम बातें कर रहे हैं, 2024 की बातें कर रहे हैं, लगभग 43 ऐसे कंट्री है जहां पर आज भी राजतंत्र व्यवस्था चली आ रही है। ओके, अब यहां देखिएगा, जिसमें राजाओं का पूरी तरह से हमारा है अध्यक्ष होता था, राजा सर्वे सर्वा होता था, वैसे सिस्टम को हम राजतंत्र कहा गया। गणतंत्र की हम बातें करते हैं, जो लोगों के द्वारा है, जो सबसे अधिक ऊंची पोस्ट होता है उसकी चुनाव लोगों के द्वारा की जाती है, उसको गणतंत्र के तौर पर हम सभी देखते हैं। ओके, ऐसे राजा का शासन जो राजा द्वारा न होकर गण या संघ के द्वारा होता था, तो उस समय गण और संघ यानी एक हमारा है किसी यूनियन के द्वारा यहां पर शासन स्थापित की जाती थी। वो गण और संघ क्या करता था कि राजा को चुनाव करेगा और राजा को अधिकार देगा, लीजिए आप इतने सालों तक है इस भूमि की रक्षा और विकास कीजिए। उसको क्या बोला गया? गणतंत्र कहा गया। ओके, जैसे इस प्रकार के राज्य में गणतंत्र में सबसे बड़ा आपका होता है वज्जी हो गया और एक मल हो गया। ध्यान रखिएगा, यानी महाजनपद के समय सबसे बड़ा गणतंत्रात्मक शासन कौन सा था, तो आपको आंसर देना है वज्जी हो जाएगा। इस सबको भूलिएगा नहीं बाबू। आप लोग क्या करते हो, हर पॉइंट्स को कौन कौन से महाजनपद है सिर्फ इसको याद कर लेते, उसका कैपिटल याद कर लेते हो, नहीं, कॉन्सेप्ट आप बैठाओ ना। जब आप कॉन्सेप्ट बैठाओगे ना, हर टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स आपका रहेगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद कौन कौन से थे, ऐसे तो याद करने में थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम होगा ही होगा। हम लोग क्या करते हैं ना, एक कोड के माध्यम से याद करते हैं। A3, ध्यान रखना, A3 में जैसे आपके पास मैंने बताया है A3 के अंतर्गत है 3 अंग, अश्मक और अवंती। A3 से कितने नाम मिले? 3 नाम मिले, अंग, अस्मक और अवंती हो गया। देखिएगा इधर में आप जा रहे हो ना, ये यहां पर अंग मिला, ये बिहार के जो आपका है गंगा नदी के किनारे है, ये गंगा नदी के किनारे है। सबसे ईस्ट का पार्ट देखोगे, यहां पर आपका हो गया ईस्ट में अंग हो गया। यानी ये महाजनपद के सबसे ईस्ट में, यानी भारत के ईस्ट में कौन सा महाजनपद था, आपको हो जाएगा अंग, जो वर्तमान का भागलपुर हो गया। ये वर्तमान का भागलपुर, बिहार का भागलपुर हो गया। क्लियर हो गया? अभी इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम बताएंगे, पहले इसको नाम को याद कर लेना है। A3 अंग, अंग की राजधानी होती है चंपा, अंग की राजधानी क्या हो जाएगी? चंपा आपका हो गया। अस्मक, अस्मक की राजधानी होती है पोतन या पोटली। ओके, अवंती की राजधानी होती है उज्जैन, महिष्मती। तो अब समझना है उज्जैन कहां पर है, तो MP में है। तो MP यानी अवंती किसका पार्ट था? MP का पार्ट था। अंग किसका पार्ट था? बिहार का पार्ट था। इस तरह से याद आपको करना है। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा, जैसे देखिए M3, A3 मैंने बताया था, अब होता है M3। M3 में आपका हो जाएगा मगध, M3 से मगध हो गया, एम्स हो गया मल्ल हो गया, फिर एम्स हो गया मत्स्य हो गया। क्लियर? और मगध की हम लोग करते हैं राजगिरी, इसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी बना, फिर वैशाली बना, फिर पाटलिपुत्र बना, ये राजधानी हो गया। मल्ल की राजधानी आपका हो गया कुशावती। ओके, फिर मत्स्य की राजधानी हो गया विराटनगर हो गया। वज्जी, अब देखिएगा भीड़ 2 आया, भीड़ 2 में वज्जी, वैशाली, विदे और मिथिला। ओके, और मत्स्य का आपका हो जाएगा कौशांबी। यहां पर 8 आप लोगों ने देखा। अब इस तरह से हम लोग है जब देखते हैं, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था, याद करना है A3 ये हो गया, फिर यहां से हम लोगों ने पढ़ा M3 ये हो गया आपका। ओके, भीड़ 2 इसको याद कर लेना, इस तरह से याद कर लेना आप सभी को। इसके बाद यहां पर आते हैं तो देखिएगा K4 ये हो जाएगा, K4 हो गया। K4 काशी वाराणसी, काशी क्या हो जाएगा? ये वाराणसी हो जाएगा। ओके, जो काशी अभी वर्तमान के यूपी यानी बनारस के क्षेत्र में आता है। ओके, वही काशी की हम बातें करें, गंगा नदी के किनारे हो गया। ओके, अरुणा और अश्विनी नदी के मध्य स्थित है। और है कोसल, ये श्रावस्ती, जो वर्तमान का अयोध्या आप सभी कहते हो ना, ये यूपी के अयोध्या क्षेत्र,
जहां पर अभी हमारे श्री राम प्रभु जी का आपका है मंदिर का उद्घाटन किया, प्राण प्रतिष्ठा किया गया, उसी हम अयोध्या की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले इसका नाम था आपका श्रावस्ती। फिर एक कंबोज हो गया, कंबोज की कैपिटल हो गया हाटक हो गया। कुरु, कुरु की हो गया वही इंद्रप्रस्थ की बातें करें जो वर्तमान में आपका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। देखिए अब होता है पंचाल, पंचाल का अहित क्षेत्र और काम्पिल हो गया। गंधार, तक्षशिला, वही तक्षशिला की बातें करते हैं जहां पर आपके नाम की चर्चा होगी बाद में, चाणक्य। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के आपका है गुरु थे चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य थे, वही है जो ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। और चेदी शक्तिमती हो गया। ओके, अब है लास्ट में हो गया सूरसेन, मथुरा हो गया। ये 16 महाजनपद में से सबसे अधिक महाजनपद अभी वर्तमान के किस राज्य में स्थित था? तो आपका हो जाएगा आंसर है यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी हो गया। अब क्लियर हो गया आप सभी को? तो अब मैंने बताया क्या, A3 M3, पहले कोड याद करना है, A3 M3 V2 K4। ये टोटल आपका हो जाएगा कितना? तो K4 तक 12 याद हो जाएगा। अब 12 के बाद आपका है ये 4 आपका है टुकड़ों में ये याद कर लेना है। तो पंचाल, अहिछत्र, काम्पिल, जिसकी राजधानी हो गया गंधार, तक्षशिला, चेदी, शक्तिमती और सूरसेन, मथुरा। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से राइज होगा? सभी को बाबू आप सभी क्या करते हो? कैपिटल याद करते हो, लेकिन यह भी देखना है कि यह जो क्षेत्र है वर्तमान के कौन सा, अभी वर्तमान के किस क्षेत्र में स्थित था। जैसे मैंने बताया अंग, अंग हो गया भागलपुर हो गया। भागलपुर किसका पार्ट हो गया? बिहार का पार्ट हो गया। ओके, अब आप सभी को हमें आशा है कि हमारे दो जो क्लासेस दी जा रही है आप उसको है इसी तरह से याद करना है और इसी तरह से लेकर चलना है। क्लियर? फिर एक बार सोचेगा A3 M3 V2 K4, A3 M3 V2 K4 हो जाएगा यहां पर। और सबसे अधिक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। अब होता है कि हम लोग देखेंगे जैसे ये, अब आप इस फिगर को देखिएगा, ये फिगर में बाबू यहां पर एक नदी आती है जिसको गंगा नदी कहते हैं। ये गंगा नदी हो गया, ये देख रहे हो ना। इसके सहायक नदी यहां पर हो गई यमुना। और 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक जो आपका स्थित है महाजनपद है वह गंगा यमुना के किनारे है। जैसे देखिए अंग यहां पर हो गया, पाटलिपुत्र हो गया यानी मगध हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, मल्ल हो गया, पंचाल हो गया, कुरु हो गया। कुरु यानी इंद्रप्रस्थ की हम बातें करेंगे, ये कुरु हो गया जो वर्तमान में आपका है ये यूपी में है, यूपी कर रहे हैं सॉरी, यमुना नदी के किनारे है। मथुरा हो गया, मथुरा यानी हम सूरसेन की बातें करते हैं, देख रहे हो ना ये मथुरा। अब यहां से इसके बाद तो चेदी, वत्स, कौशाम्बी सब किस नदी के किनारे हैं? गंगा यमुना। तो अब इनका सोर्सेस क्या था? मेन होता है कृषि प्लस आपका है युद्ध, यानी मेन उनका सोर्सेस क्या था? कृषि और पशुपालन करना था कि जिसके पास अधिशेष रहेगा, खाद्य उत्पादन के परसेंटेज अधिक रहेगा, ओके, वह राज्य इतना अत्यधिक शक्तिशाली होता था। हो जाएगा? ओके, अब लास्ट में हम लोग देखते हैं, देखिएगा यहां पर आप आते हो, ये गंधार हो गया। तो मैंने बताया था कि सबसे ईस्ट में आपका कौन सा हो गया? अंग हो गया, और सबसे वेस्ट में कौन सा हो गया? ये गंधार हो गया। और यहां पर देखिएगा सबसे साउथ में अस्मक, अस्मक हो गया, जैसे मैंने बताया था ना अस्मक, पोतन, पोटली, तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थिति। कौन सा नदी हो गया? गोदावरी, जो ये महाराष्ट्र क्षेत्र में आता, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा सबसे, अब यहां पर सबसे ईस्ट में कौन सा हो गया? अंग हो गया। सबसे वेस्ट में कौन सा हो गया? गंधार, पश्चिमी गंधार हो गया जो अभी वर्तमान के पाकिस्तान के क्षेत्र में, और गंधार का कैपिटल हो गया तक्षशिला। अंग का कैपिटल हो गया आपका है अंग चंपा। और यहां पर आते हैं अस्मक, अस्मक सबसे साउथ में हो गया, गोदावरी नदी के किनारे है, तो इसका कैपिटल हो गया पोतन या पोटली हो गया। अब सबसे इस साइड में पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा कश्मीर में, तो कंबोज, यहां पर देख रहे हो ना, ये कंबोज आपका हो जाएगा, कंबोज जो जम्मू कश्मीर में है, और कंबोज का कैपिटल होता है हाटक यानी लाजपुर होता है। तो ये आपका हो गया हाटक और लाजपुर हो गया। इस प्रकार आप लोगों ने 16 महाजनपद का पोजीशन को देखे। अब हम लोग एक एक करके सभी महाजनपद को एक एक करके स्टडी करेंगे ताकि यहां से संबंधित आपका है क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत ना रहे। ओके,
अब नेक्स्ट है, जैसे हम लोग यहां पर है तो देखिएगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि महाजनपद को कैसे डिवाइड किया गया। तो ये सबसे यानी महाजनपद में से ये नॉर्थ हो गया, सबसे नॉर्थ में कौन सा हो गया, कंबोज हाटकपुर हो गया। ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया, असमोक हो गया जिसका कैपिटल का पोतन या पोटली हो गया। ये किस राज्य में, वर्तमान के ये महाराष्ट्र क्षेत्र में है, ये महाराष्ट्र हो गया। यानी महाजनपद का भारत में विस्तार है, साउथ में आपका महाराष्ट्र तक था, महाराष्ट्र के नीचे इसका विस्तार नहीं हुआ था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे युद्ध की प्रवृत्ति बढ़ते चली जाएगी, वैसे वैसे साम्राज्य का विस्तार बढ़ते चला जाएगा और आगे चलकर देखोगे ये साउथ इंडिया तक इसका फैलाव हो चुका है। ओके, अब ये पूर्व ईस्ट की बातें करते हैं। सबसे ईस्ट में अंग चंपा जो वर्तमान के ये भागलपुर में हो गया, ये भागलपुर हो गया। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं गंधार जो पश्चिम में हो गया, ये पश्चिम में वेस्ट में हो गया, जिसके गंधार का कैपिटल क्या हो जाएगा, तक्षशिला गंधार का। अब देखिएगा फिर से आप मैप येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया आपका यहां पर, तो इसको हम लोग कहेंगे अस्मक, ये हो गया अस्मक हो गया। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका हो गया, देखिएगा अंग हो गया, क्लियर। ये आपका ऊपर में यहां पर चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका है कंबोज, ये हो गया कंबोज हो गया। और लास्ट में इधर पश्चिम में ये बातें करते हैं तो ये हो जाएगा गंधार हो जाएगा। अब बताइएगा 16 में से 4 का कैपिटल भी याद हो गया, आपका पोजीशन भी याद हो गया, क्लियर रहेगा ना। अब हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे इन सभी सेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अंग। अंग, अंग के बारे में आप जब स्टडी करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को देखना है अंग एक ऐसा है महाजनपद है जिसकी चर्चा है आपका अथर्ववेद में भी मिलता है। ओके, अब यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अंग एक प्राचीनतम अथर्ववेद है और ध्यान रखिएगा उसमें इसकी चर्चा मिलती है। और अंग जो वर्तमान का, ध्यान रखिएगा वर्तमान का ये भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, क्लियर हो जाएगा ना। तो जैसे अंग, अंग की राजधानी क्या हो गया, चंपा। देखिए अंग की राजधानी हो गया चंपा हो गया, और ये चंपा जो हो गया ना तो ये भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में, भागलपुर व मुंगेर में है। ये क्लियर हो जाएगा आप सभी का, क्लियर। और चंपा, तो ये चंपा जो ये डिस्ट्रिक्ट है, मैं सॉरी ये राजधानी कैपिटल है, ये राजधानी जो आपका नाम पड़ा चंपा, ये भी नदी के किनारे, यानी आपका चंपा नदी कौन सा हो जाएगा, चंपा नदी। ये आपका गंगा की सहायक नदी, बहुत छोटी सी नदी है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। ओके, तो चंपा नदी के किनारे स्थित है, ये चंपा नदी हो गया। अब ये देखिएगा ये व्यापार के लिए काफी अत्यधिक फेमस था, क्योंकि जो भी उस समय का मेन होता है व्यापार का, तो नाव के थ्रू, पानी के थ्रू वो व्यापार करते थे, और ये मेन नदी पर स्थित है, इसीलिए व्यापार की दृष्टि से ये स्थल काफी अत्यधिक प्रसिद्ध था। व्यापार के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे बौद्ध साहित्य में वाणिज्यम कहा गया। बौद्ध साहित्य में क्या बोला जाएगा, वाणिज्यम के नाम से आप सभी जानोगे। चंपा को पुराणों में मालिनी भी कहा गया। अब देखिएगा ये चंपा को हम लोग है 2 नाम से जाने, तो सबसे पहला हम लोग है यहां पर देखेंगे, एक वाणिज्यम हो गया, वाणिज्यम हो गया, और दूसरा हो गया मालिनी हो गया, मालिनी हो गया, क्लियर। तो बौद्ध साहित्य में इस स्थल को वाणिज्यम और पुराण में इसे मालिनी कहा गया है। और चंपा नदी अंग और मगध के बीच सीमा का निर्धारण कर रहा था। जो अंग और मगध, जो चंपा नदी हो गया ना, तो देखिएगा यहां पर आप देखिएगा ये जो हो गया, ये हो गया, ये अंग हो गया, ओके, और ये आपका मगध हो गया। तो मगध के बीच में, ये दोनों के बीच में एक नदी आती है चंपा नदी, जो बाउंड्री का निर्माण कर रही है। ओके, बाउंड्री का निर्माण करने का काम कर रहा है। तो इसीलिए मगध और अंग के बीच जो बाउंड्री सीमा निर्धारण कर रही थी वो कौन सा नदी गया, चंपा नदी हो गया। अब यहां के शासक थे ब्रह्मदत्त, यहां के शासक क्या थे, ब्रह्मदत्त थे।
तो मगध जो शक्तिशाली था उसका ध्यान रहेगा कि हम अपने एरिया को और फैलाएं। तो सबसे पहला वो अटैक किस पर करेगा? अंग पर करेगा, क्योंकि अंग पर यदि विजेता हासिल कर लेता है उसके व्यापारिक आर्थिक स्थिति में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि व्यापार का सोर्सेज है। इसीलिए अंग के राजा का नाम था ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त की हत्या है मगध साम्राज्य के द्वारा कर दिया गया, जिसको हम लोग है आगे चलकर पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार, बिंबिसार के द्वारा है ब्रह्मदत्त की हत्या करके अंग को मिला लिया गया। तो अंग किस में मिल गया? मगध में मिल गया। अब यहां देखें, अंग किस में मिल गया? मगध में मिल गया। और देखिए कैसे कैसे मगध शक्तिशाली होते जा रही है, हम लोग यहां पर भी देखेंगे इस पॉइंट्स को लेकर। ओके, हमें आशा है कि अब आप हमारी बातों को पूरी तरह से क्लियर समझ गए होंगे एक बार फिर, क्योंकि निश्चित एक ऐसे टॉपिक है ना, आप सब रटते हो, रटना नहीं, इस टॉपिक को क्या करना है? क्लियर समझना है। तो नेक्स्ट हम सभी देखेंगे, देखिए कैसे, फिर से आपको बता दे रहे हैं, ये अंग हो गया, अंग, अंग की राजधानी चंपा, चंपा। तो किस नदी के किनारे है? तो आपका नदी में हो जाएगा, हम लोग यहां पर देखते हैं चंपा नदी हो गया, क्लियर। और इसको हम लोग है वाणिज्यम भी कहा गया, वाणिज्यम, वाणिज्यम, मालिनी भी कहा गया, मालिनी, ये हो गया। यहां ये व्यापार की दृष्टि से ये फेमस था, अंग व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट था। ओके, अंग के राजा का नाम था ब्रह्मदत्त हो गया, ये ब्रह्मदत्त हो गया। और इसकी हत्या है किसके द्वारा किया गया है? तो बिंबिसार के द्वारा इसकी हत्या किया गया, बिंबिसार के द्वारा इसकी हत्या किया गया। अब क्लियर हो जाएगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहां पर बता दूं कि जब भी आप हमारे जो क्लासेस हो रहा है एक बार समझ रहे हो, आप उसको नोट्स तैयार करो, और इसके बाद जब भी आप घर में बैठो, जैसे क्लास ओवर होने के बाद आप क्या कीजिए, घर में बैठिए, आंख बंद कीजिए और सोचिए इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आप बार बार कॉपी खोलकर रिवीजन नहीं कर सकते हो। आप कॉपी खोलोगे लगेगा सब जानते हैं, जैसे ही बंद करोगे लगेगा कि नहीं जानते हैं। तो एक है आपके माइंड में बैठाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचिएगा कि आज की जो हम क्लासेस में स्टडी किए हुए हैं तो वो क्या क्या सीखे, क्या क्या नॉलेज मिला। तो महाजनपद के बारे में तो एक बार आंख बंद कीजिए और ये अंग के बारे में सोचिएगा कि अंग का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और जब ऐसा लगे, जब सोच लिए, फिर से उसको तुरंत है आप रफ पेज में नोट डाउन कीजिए और फिर देखिएगा कि कौन सा वर्ड हमसे छूटा हुआ है, कौन सा पॉइंट हमसे छूटा हुआ, वहां पर उस पॉइंट को है एक सर्कल कर दीजिए, बार बार उसको है पॉइंट्स को फोकस कीजिएगा। सभी पॉइंट में से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप भूल जाते हो, तो आप सोचिए कि कौन से ऐसे पॉइंट जो भूल जाते हैं उसके ऊपर फोकस करना है। तो अपना माइंड में एक इमेज क्रिएट करोगे महाजनपद के बारे में, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब होता है अस्मक। अस्मक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो ध्यान रखिएगा अस्मक में। ओके, अब ये देखिएगा यहां पर आपका है एक नदी है जिसको हम कहते हैं गोदावरी, ये देख रहे हो ना, ये अस्मक हो गया। तो अस्मक कौन सा नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे, जो इसकी राजधानी पोतन या पतंजलि, पतंजलि पोतन या पोटली होता है, पोतन या पोटली के नाम से जानते हैं हम सभी। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। एकमात्र महाजनपद कौन सा है जिसका साउथ इंडिया में उसका उल्लेख किया गया? अस्मक हो गया। ओके, तो अब ये बुद्ध काल में अवंती ने अस्मक को जीत लिया था। अब यहां देखिएगा लास्ट, अब यहां पर यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अवंती। तो अब सोचोगे अवंती तो यहां पर है, देखिए जो जो पॉइंट्स है ना एक बार उसको सर्कल कर रहे हैं आपको। अभी आपने अंग की चर्चा मैंने किया, ये मगध की चर्चा हम लोगों ने किया, तो अंग को कौन मिला लिया? अंग को कौन मिला लिया? मगध मिला लिया। अस्मक को, ये अस्मक हो गया, ये किस में मिल जाएगा? अवंती में मिल जाएगा। यानी कैसे कैसे महाजनपद का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। और जब मगध देखेगा कि अरे हमारे एरिया तो और बड़े हैं, अवंती फैला रहा है, तो इसके साथ वह मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा ताकि मगध अपने साम्राज्य का विस्तार करे तो अवंती उसके कामों में अड़चन न उत्पन्न करे।
ओके, अब आप लोगों ने देखा तो मैंने कहा अवंती ने अस्मक को जीत लिया। ओके, अस्मक और अवंती ये जो आपका पॉइंट्स हो गया, अस्मक और अवंती राज्यों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा। अंत में अस्मक राज्य अवंती राज्य में मिला लिया गया। ये क्लियर हो गया आपका? क्लियर? तो अब ये किस में मिल गया? अस्मक में यहां पर मिल गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अवंती, जिसके बारे में अवंती की हम चर्चा करें। अवंती यहां पर है, ये एमपी, ये कहां पर हो गया? एमपी मध्य प्रदेश में हो गया। इससे संबंधित जब आप देखोगे तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। अवंती के साम्राज्य को दो भागों में, एक हो गया दक्षिणी हो अवंती हो गया, जिसकी राजधानी थी महिष्मती। ध्यान रखिएगा, ऐसा मत लेना कि जो बाहुबली पिक्चर में दिखाया गया महिष्मती हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, ये अलग है। ओके, और एक उत्तर अवंती हो गया जिसकी राजधानी हो गया उज्जैन या उज्जैनी हो गया। उज्जैन अभी वर्तमान में कहते हैं लेकिन उज्जैनी है, पहले इसको उज्जैनी संस्कृत वर्ड में कहा गया था। ओके, अब यहां पर देखिएगा ये दोनों राजधानियों के बीच में, जैसे ये कैप मान लीजिए ये अवंती हो गया। ओके, इस अवंती को हम लोग है दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक ये हो गया, ओके, यहां से ये डिवाइड किए, तो एक को हम लोग कहेंगे नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया? साउथ हो गया। तो ये दोनों नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिवाइड कर रही है, ओके, वो कौन सी नदी है? तो आपको आंसर देना है वेत्रवती नदी है। ये वेत्रवती नदी हो गया। अब क्लियर हो जाएगा ना, ये कौन सा नदी हो गया बाबू? वेत्रवती नदी हो गया। तो अब वेत्रवती नदी के माध्यम से अवंती दो भागों में बांटा था। अब यहां पर ये अस्मक सोच रहा था कि ये तो दोनों के बीच में नदी आ रही है, और नॉर्थ जो ये अस्मक हो गया, उसको अस्मक करे अवंती हो गया, उसको साउथ आने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए वो अस्मक चाह रहा था कि इस पर विजय प्राप्त कर ले, अपने एरिया को और फैला ले, किंतु अवंती शक्तिशाली था, वही अस्मक को ही दबोच लेता, अपने हाथों के अंतर्गत, अपने राज्य के अंतर्गत मिला लेता है। ओके, और देखिए बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा का नाम था चंड प्रधोत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवंती के राजा का नाम है चंड प्रधोत हो गया। अब यहां पर देखिए बुद्ध कालीन, तो अब यहां से क्वेश्चन में बार बार क्यों लिखा बुद्ध कालीन? रीजन क्या है? क्योंकि अब आपसे पूछा भी जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के समय, उस समय महाजनपद के कौन कौन से राजा थे, ये भी क्वेश्चन आएगा आपका। तो अवंती के शासक का नाम था चंड प्रधोत। क्लियर हो गया? यही चंड प्रधोत की बातें कर रहे हैं। जब उसको है बीमारी हो गया था, कोई भी हमारा इसका इलाज नहीं कर पा रहा था, तो बिंबिसार ने अपने दरबार का सबसे बड़ा चिकित्सक जीवक को, ध्यान रखें, सबसे बड़ा चिकित्सक जीवक को और चंड प्रधोत के दरबार में भेजा और कहा आप इसका इलाज कीजिए, और उसके इलाज करने के कारण वह स्वच्छ हो जाता है। तो इस प्रकार अवंती हमारा मगध साम्राज्य बिंबिसार का एहसानमंद हो जाता है और कहता कि जो भी आप कदम उठाइएगा उसमें मेरा भी सहयोग रहेगा। तो इस प्रकार मगध का जो दुश्मन सबसे अधिक शक्तिशाली अवंती था, वो भी उसका मित्र बन जाता है। तो अब मैंने देखिएगा बुद्ध कालीन के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें एक का नाम आ गया है जिसको हम लोग कहते हैं चंड प्रधोत हो गया। चंड प्रधोत हो गया, और एक ये राजा कहां क्या हो गया? अवंती के राजा हो गया। ऐसे इसको इंडिकेट, साइड में जब भी नोट्स बनाना ना, आप इंडिकेट कर लेना कि बाद में यहां से कैसे क्वेश्चन एराइज होता है। फिर इसके बाद होगा सबसे बड़ा चिकित्सक कौन था? चिकित्सक, ये चिकित्सक का नाम होता है जीवक। ये किसके दरबार का था? तो ये बिंबिसार के दरबार का था, जो आगे चलकर हम सभी यहां पर स्टडी करेंगे। ओके, अब होता है देखिएगा अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था, और धीरे धीरे ये अवंती जो होता है ना, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना हुआ है और आज भी है। ओके, तो सब क्लियर? अब यहां पर आप सभी का हो गया। नेक्स्ट रहेगा देखिएगा, अब यहां पर मैंने अभी जस्ट कहा महावीर, ये महावीर और गौतम बुद्ध के समय महाराजा चंड प्रधोत अवंती के राजा थे, जिसका वर्णन है आपका है धर्म ग्रंथ पाली में भी किया गया। ओके, फिर है
चंड प्रधोत महाकात्यायन के प्रभाव में बौद्ध बन गए थे। ये बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। किसके प्रभाव में? महाकात्यायन के प्रभाव में। चंड प्रधोत ने बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया, किंतु बुद्ध कभी भी अवंती नहीं जा सके। ये टर्म देख रहे हो ना, ये टर्म आपका है, ये वीवीआई है। सभी इसको बड़ा इग्नोर करते हैं। मैंने क्या बोला, आप सभी का आदत होता है ना कि बस कैपिटल है और राजा का नाम है और इसको याद कर ले तो सुलभ है। अब सोचिएगा कि यदि आपका है वैकेंसी आया हुआ है 11th एंड 13 जेपीएससी का, अब इसमें कई कैंडिडेट यहां पर एग्जाम में बैठेंगे, तो क्या आपको लेवल बढ़ाकर पढ़ना है कि लेवल जीरो करके? मेरा काम होता है ना, देखिए यदि लेवल आपका ये है तो हम आपके बराबर नहीं चलेंगे, हम आपका लेवल को यहां पर करना चाहेंगे ताकि आप कोई भी कंपटीशन को फेस कर सको। और ये आपके अंदर डर नहीं बैठना चाहिए, अरे यहां से पॉइंट तो सिर्फ हम रटे हैं, समझे तो है ही नहीं। यदि इस प्रकार क्वेश्चन एराइज हो गया और किसी ने स्टडी किए हो और किसी नहीं किए हो, तो नहीं वाला तो ऑटोमेटिक साइड होते चला जाएगा। आप समय दीजिए, आप हर टॉपिक पर समय दीजिए, बेहतरीन इसको स्टडी कीजिए। आप सिविल सर्विस का कैंडिडेट हो, आप पीटी के लिए नहीं, मेंस के लिए भी अभी दिमाग सोचिए कि हमको मेंस भी क्रैक करना है। कुछ लोगों का सोच क्या होता है, अरे पहले तो पीटी क्लियर किया जाए, बाद में देखा जाएगा मेंस। यही फ्लॉप कर जाते हो, यही फ्लॉप कर जाते हो। सोचो कि पीटी निकल रहा है, मेंस के लिए सोचो अभी से आप, और उस लेवल का आप स्टडी करोगे ना, तो आपके अंदर जो जज्बा, जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, जो दूसरे स्टूडेंट है, जो लूसेंट ये सब बैठे हैं, रट कर बैठे हैं, उसके कंपेयर में आप बहुत आगे निकल गए। ये अब क्वेश्चन ये राइज हुआ है, इसीलिए मैंने क्या, राजा चंड प्रधोत किसके, ध्यान रखिए, किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किए? आपका आंसर हो जाएगा महाकात्यायन। ये हो गया आपका। इसके बाद अब यहां से स्वीकार तो कर लिया, अब कई बार अपने क्षेत्र में महात्मा बुद्ध को बुलाएं, लेकिन महात्मा बुद्ध इनके क्षेत्र में कभी भी प्रवेश नहीं किए हुए। क्लियर? अब होता है कि वत्स नरेश उद्यान। अब यहां देखिएगा, उद्यान को अवंती के राज चंड प्रधोत ने पराजित किया था। ओके, अब यहां उद्यान को अवंती के राज चंड प्रधोत, उद्यान कहां का था? तो वत्स का था। वत्स कौशांबी, कौशांबी कहां? उत्तर प्रदेश में है। तो अब यहां पर खैर मैप नहीं है, तो आपको बता दें, उद्यान ने चंड प्रधोत की पुत्री वासवदत्ता के साथ विवाह किया था। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर? जैसे मैंने अभी आपसे यहां चर्चा किया। चलिए मैप में हम लोग चलते हैं। देखिएगा, ये अस्मक है हमारा, मिल गया अवंती में। अब अवंती, अब ये वत्स कौशांबी, कौशांबी आप लोग देख रहे हो, इलाहाबाद प्रयागराज को कहते हैं, ध्यान रखना। अब ये वत्स अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है, अब है वत्स पर अधिकार जमा लिया। अब धीरे धीरे कैसे, और इधर में आपका क्या है, यहां पर मगध है, ये मगध है, इधर फैला, अब अपना अधिकार इधर जमा रहा है। तो आगे चलकर टकराहट किसके साथ हो सकता है? अवंती के साथ हो सकता है। किंतु अवंती के साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब यही जो मगध के साम्राज्य बिंबिसार था, वो किसके दरबार में? तो चंड प्रधोत के दरबार में एक जीवक को भेजा था जिसका इलाज किया था। अब क्लियर हो जाएगा ना, ध्यान रखना। ये दोनों तो मित्र बन गए हैं, तो अब ये मगर अब अवंती कहेगा आप आगे बढ़िए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे मगध क्या हो गया? शक्तिशाली होते चला जा रहा है। अब क्लियर हो गया? तो यहां पर मैंने जस्ट आपसे डिस्कस है वत्स नरेश उद्यान, ध्यान रखिए, वत्स नरेश क्या हो गया? उद्यान हो गया। अब है उद्यान अवंती के राज चंड प्रधोत ने पराजित किया। अवंती के चंड प्रधोत ने उसको पराजित किया था। तो लास्ट में उद्यान ने चंड प्रधोत की पुत्री वासवदत्ता के साथ विवाह कर लिया। इसके ऊपर एक प्रेम विवाह भी है। एक्चुअली में ये प्रेम विवाह है। जब मालूम चला था कि ये तो पहले से ही दोनों हमारा चाह रहे एक दूसरे को, इसीलिए उसको माफ कर दिया युद्ध में। और लास्ट में क्या होता है कि इन दोनों से विवाह हो जाता है। और इसके ऊपर वासवदत्ता के ऊपर एक है बुक भी है। ओके, इसके बाद चंड प्रधोत के बीमार होने पर बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवों को उसके उपचार हेतु भेजा। चंड प्रधोत को चंड प्रयोजन महासेन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और चंड प्रधोत के बाद पालक अवंती का शासक बन गया। अब क्लियर हो गया? अब आप सोचिएगा, थोड़ा सा देखिए, महात्मा बुद्ध की हम बातें करते हैं, महात्मा बुद्ध की बातें करते हैं।
महात्मा बुद्ध के समकालीन में एक हो गया चंड प्रद्योत हो गया, चंड प्रद्योत हो गया। दूसरा आपका हो गया कौन सा, अभी मैंने यहां पर आपको बताया ना, उद्यान, उद्यान हो गया। ओके, और तीसरा आपका नाम आया बिंबिसार का नाम आया, ये बिंबिसार का नाम आ गया। फिर इसके बाद चलते हैं जीवक का नाम आया। ओके, ये जीवक का नाम आ गया। इतना नाम आपको याद कर लेना, क्लियर। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कैसे। अब होता है मगध। मगध की हम चर्चा करेंगे, बड़ा अभी शॉर्ट करेंगे, क्योंकि मगध साम्राज्य का पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे जब साम्राज्य के बारे में स्टडी करेंगे, वहां पर हर्यक वंश जब पढ़ेंगे तो वहां पर मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। मगध जो है ना, ये कहां पर है, अभी प्रेजेंट का ध्यान रखिए, अभी वर्तमान में जो पटना और गया जिला है उसको जो मिलाते हो ना, वही मगध साम्राज्य था। कौन कौन सा, पटना और गया जिला। तो वही देखिएगा, दक्षिणी बिहार, ये किस में है, तो दक्षिणी बिहार के पटना और गया, दक्षिणी बिहार के पटना और गया जिले में मिला लिया गया और इसका राजधानी बनाया गिरिव्रज। मगध साम्राज्य का सबसे पहला राजधानी क्या हो गया, गिरिव्रज हो गया। लेकिन आप लोग बुक में पढ़ते हो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, यदि क्वेश्चन आएगा सबसे पहली राजधानी कौन सी थी, तो आपको बोलना है गिरिव्रज। गिरिव्रज से कन्वर्ट होगा तो ये बनेगा राजगिरी बनेगा, राजगिरी से कन्वर्ट होगा तो आपको वैशाली बनेगा, फिर वैशाली से आपका है ये परिवर्तन होगा तो पाटलिपुत्र बनेगा। ये क्लियर हो जाएगा ना। इसको आप है इस तरह से याद करना है। यदि अरेंज करने के लिए पूछ दिया कि मगध की सबसे पहला राजधानी में किस प्रकार परिवर्तन हो, उसको अरेंज करे तो ये अरेंज करना हो गया। ओके, बाद देखिए, बाद में राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र के नाम से भी विकसित हुआ। अथर्ववेद फिर यहां पर आया ना, अथर्ववेद। और पंचशील ब्राह्मण यहां के निवासियों को व्रात्य कहा गया, यानी जो मगध के निवासियों को क्या बोला जाएगा, व्रात्य के नाम से जाना जाएगा। तो किस में, अथर्व और पंचशील ब्राह्मण पुस्तक में कहा गया। ओके, बुद्ध काल में यहां के राजा कौन थे, बृहद्रथ थे। बुद्ध काल में यहां के राजा का नाम होता है बृहद्रथ होता है, लेकिन बृहद्रथ के बारे में उतनी चर्चा न होने के कारण ये साइलेंट मोड में चला गया है, बहुत ही कम जगह चर्चा है। ओके, अब होता है कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर 16 वर्षों पर तक युद्ध किया था। अब बिंबिसार के, ध्यान रखिएगा, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, अजातशत्रु हो गया। और यहाँ वज्जी जो संघ होगा ना, मैंने क्या बताया था, ये जो वज्जी हो गया, यहां पर देखिएगा, यानी सबसे बड़ा उस समय का गणतंत्र जो था वज्जी था। वज्जी में 8 कुल थे, 8 गणतंत्र था, 8 भाई थे जो अपना संरमण एरिया को डिवाइड किए हुए थे और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए अपने हैं प्राण को भी त्याग देते थे। तो अब होता था कि अजातशत्रु चाह रहा था इस वज्जी पर अधिकार कर लेना, और जो वज्जी था ना, अब बोलोगे सर बिंबिसार ने क्यों नहीं अधिकार किया, क्योंकि बिंबिसार का विवाह वहीं पर हुआ था, ध्यान रखना। किंतु अजातशत्रु क्रूर था, भारत का पहला एक ऐसा राजा था जिसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। ओके, वह चाह रहा था कि पूरे क्रूरता पूर्वक जबरदस्ती ये सभी साम्राज्य को अपने अंतर्गत लाया जाए। ओके, 16 वर्षों तक युद्ध चला था। अंत में आपका है बिंबिसार अजातशत्रु के द्वारा इस पर जीत हासिल किया गया और अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस प्रकार मगध साम्राज्य के अंतर्गत आपने पढ़ा कि मगध साम्राज्य बना कैसे। ओके, अब हम लोग है एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्लियर बाबू करते चले जाएंगे। हमें आशा है कि हमारी बातों को आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि कैसे कैसे आपको स्टडी करना है। मैं ये कहानी के तौर पर आपको समझा रहा हूं, समय ले रहे हैं, समय इसलिए रह रहे हैं ना कि आपके इस टॉपिक से यदि कोई भी क्वेश्चन एराइज होता है उसमें आपको है छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट रहेगा, हम लोग आते हैं मल्ल। मल्ल जो होता है ना, यहां देखिएगा, मल्ल जो देवरिया, याद कीजिएगा, यूपी के गोरखपुर के क्षेत्र के अंतर्गत है। ओके, देवरिया जिला आता है। जैसे आप लोग पढ़ोगे देवरिया जिला, ध्यान रखना है, जैसे हम लोग कहते हैं चौरा चौरी कांड, ये पढ़ते हो ना, चौरा चौरी कांड है, ये किया गया था, 22 पुलिस को जलाकर मार दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय 1920 ईस्वी में, और चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में होता है। वही कहां पर होता है, देवरिया जिला में।
तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में स्थित है, मल हो जाएगा। मल की राजधानी दो होगा, कुशीनगर और पावापुरी होगा। ओके, यहाँ दो गणराज्य थे, एक पावा के मल हो गए देखिएगा, और दूसरा हो गया कुशीनगर के यह मल हो जाता है। और यहीं पर आपका दोनों महात्मा बुद्ध और महावीर का मृत्यु होता है। अब आपको सोचना है दोनों प्लेस में से कौन सा जगह पर कहां पर इसकी मृत्यु हुई है। ओके, यह क्षत्रिय इक्ष्वाकु वंश, ये क्षत्रिय इक्ष्वाकु वंश के अंतर्गत आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ के गणतंत्रीय शासन व्यवस्था प्रचलित था। देखो, इक्ष्वाकु वंश की वही बातें कर रहे हैं। भारत का सबसे पहला जो वंश आया है उसे हम लोग इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना बाबू, पहला वंश कौन सा रहेगा? इक्ष्वाकु वंश होता है। वही इक्ष्वाकु वंश है जिसमें अयोध्या नगरी की बातें करते हैं, राजा दशरथ रामचंद्र की बातें करते हैं, रघुकुल की बातें करते हैं, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है आपका। ये भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम वंश कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के सम्राट अजातशत्रु ने मल्ल राज को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया। तो देखिएगा, अब यहां पर मगध हो गया, अजातशत्रु ने वज्जी को मिलाया, मल्ल को अपने अंतर्गत मिला लिया है। तो धीरे धीरे सभी महाजनपद समाप्त हो रहे हैं और मगध साम्राज्य का एरिया में फैलाव होते जा रहा है। ओके, मल्ल के बारे में आप लोगों ने देखा। अब होता है कि मत्स्य विराटनगर, यही विराटनगर की हम बातें कर रहे हैं, जो वर्तमान का गुलाबी नगर, पिंक सिटी कही जाती है, यानी अर्थात जयपुर है। तो विराटनगर किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। किस राज्य में है? राजस्थान। आप सभी को मैं जो बातें कर रहा हूं ना, आप उसको नोट डाउन करना और नोट डाउन करते हुए आगे की इसको बढ़ते चले जाना। ओके, तो वर्तमान राजस्थान की कुरु जनपद के दक्षिण में, यमुना के पश्चिम में स्थित है। विराटनगर जो जयपुर के बैराठ में स्थित था, और राजा विराट के कारण इसका नाम पड़ा था, विराटनगर पड़ा था। और यहीं पर पांडव की ओर से यहाँ के राजा महाभारत ने भाग लिया था। ध्यान रखिए, महाभारत में पांडव की ओर से यहाँ के राजा जो विराटनगर थे ना, आप लोग सुने होंगे, याद कीजिएगा। जब गाय की चोरी होता है, महाभारत की टॉपिक याद कीजिएगा, गाय की चोरी होता है, गाय की चोरी होता है, जहां पर है अर्जुन ने आपका है लड़की का वेश धारण किया था और वहां पर युद्ध करने जाते हैं, जो अर्जुन के द्वारा सभी कौरवों को परास्त किया जाता है जब गाय की चोरी कर लेकर जा रहे थे। तो उसी हम विराट की बातें करें। और मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख यानी कहां पर किया गया है? ऋग्वेद में किया गया। यानी अब यहां तो ऋग्वेद में जो महाजनपद का उल्लेख किया गया है वह कौन सा हो जाएगा? तो मत्स्य हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अथर्ववेद में किसकी किसकी चर्चा होती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ऋग्वेद में किसकी किसकी चर्चा होती है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा। क्लियर? अब उत्तम महाभारत काल में पांडवों ने यहां अपना है अज्ञातवास का समय बिताया था। मैंने जस्ट आपसे बातें की, अज्ञातवास जो 13 वर्ष प्लस 1 वर्ष होता था। 13 वर्ष तक, 1 वर्ष के अंदर आपको यदि कोई खोज लिया, फिर से आपका है जीवन यापन करना होता था 14 वर्ष का। ओके, कालांतर में मगध मत्स्य राज को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो मगध ये मत्स्य हो गया ना, ये भी अब कहां मिल गया? मगध। देखिए, अब देखिएगा, खुद सोचिएगा, मैंने बताया आपका है ये सबसे पहला है अजातशत्रु ने वज्जी को मिलाया, मल को मिलाया और किसको मिला लाया? मत्स्य को मिला लिया। और ये अंग और बिंबिसार ने अंग को मिला लिया, और अवंती किसको मिला लिया? तो अवंती मिला लिया अस्म को, अवतस्य हो गया। यानी अवंती अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर रहा है, मगध अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। क्यों? क्योंकि अवंती का एहसान था कि अवंती जो आज वर्तमान में उस समय का जो जीवित था वो आपका बिंबिसार मगध साम्राज्य के उपकार के कारण ही जीवित था, इसीलिए उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा है और बल्कि उसका सपोर्ट करते जा रहा है। इस प्रकार भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली जो एरिया होते जा रहा है वह मगध साम्राज्य होते गया, और जैसे जैसे मगध साम्राज्य शक्तिशाली होगा उसकी सेनाओं में संख्या में वृद्धि होते चलेगा, और जैसे वृद्धि सेनाओं की संख्या होगा उसमें कृषि का उत्पादन में और वृद्धि करना वो प्रारंभ कर देगा। इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि कैसे कैसे मगध साम्राज्य ये बढ़ते जा रहा है। ओके, यहां तक आप लोगों ने क्लियर किए। अब होता है वज्जी। वज्जी में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना है भाव। वज्जी, ये जो वज्जी हो गया ना,
ये वर्तमान के बिहार और नेपाल के मध्य मुजफ्फरपुर और जनकपुर जिले में स्थित है, ये ध्यान रखना। तो वज्जी यहां पर हो गया, ये देख रहे हो ना, वज्जी हो गया। तो मुजफ्फरपुर जनक जो नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, जनकपुर याद कीजिएगा, जनकपुरी के बारे में रामायण में आपको चर्चा मिला है। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वैशाली एक ऐसा एरिया था जो धन संपन्न था, वैभवशाली नगर था, और लिच्छवियों की राजधानी क्या थी? वैशाली। यहां वज्जी के कुल को, यहां कुल को हम लोग है लिच्छवी कहा जाता है, लिच्छवी, ओके, लिच्छवी कहा जाता है। और लिच्छवियों की राजधानी क्या हो गया? वैशाली हो गया। महात्मा बुद्ध के समय यह गणराज्य अत्यंत शक्तिशाली था। और वज्जी जो होता है ना, एक्चुअली में ये गंगा नदी के किनारे होने के कारण ये कृषि क्षेत्र में काफी अत्यधिक आगे था। और यहां पर है कृषि क्षेत्र का जब आगे था तो पशुपालन यहाँ का मुख्य पेशा भी हो गया था। तो वज्जी का ही शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय, ओके, यानी लिटरल मीनिंग ऑफ द वज्जी एनिमल रेयरिंग कम्युनिटीज होता है। मगध और वज्जी के मध्य कौन सा स्थित है? गंगा नदी बाउंड्री बना रही है, ओके। अब विदेश जो होता है ना, राजतंत्रीय शासक था, और ज्ञात्रिक जनपद की राजधानी कुंडलपुर थी। और ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी जैसे अब होता है महावीर, महावीर भी यहां पर भी एक ज्ञात्रिक वंश था, तो महावीर इसी वंश से संबंधित आपका है, ओके। यह सुंदर और समृद्ध नगर था। और लास्ट में क्या होता है कि अजात शत्रु ने यानी शक्ति का प्रयोग करके है इस वज्जी संघ को अपने में मिला लिया था। इस प्रकार आज की जो आपकी क्लासेस होती है यानी मगध साम्राज्य का ये पहला पार्ट हो गया, और 2 पार्ट में इसको मैं कंप्लीट करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग चलेंगे तो वहां पर आपका हो जाएगा पार्ट 2 हो जाएगा, ओके। और वहां पर क्लासेस करेंगे और क्लासेस के साथ आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज की क्लासेस हम लोग यहां पर ओवर कर रहे हैं। सभी को पुनः धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अपने टारगेट है जो 11 और 13 जेपीएससी को है, आप आगे क्यों बढ़ रहे हो उससे कभी भी चूकना नहीं। सोच लेना है कि दूसरे कैंडिडेट को नहीं देखना है, अपना आपका है स्टडी का जो लेवल होता है, अपना है पावर जो होता है उसको बढ़ाना होता है। ये नहीं कि आपका लेवल है, ध्यान रखिएगा, हम जो क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपका लेवल के अनुसार नहीं, आपको मेरे लेवल के अनुसार आपको आना होगा, तभी ना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। इस तब पूरा डिटेल्स आपको बताते जा रहे हैं। चलिए, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपका है इसी टाइम मुलाकात होगी, ओके।